नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आज जो तस्वीर ऑस्ट्रेलिया से आई वो तस्वीर कईयों को चुभी होगी। मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज की केमिस्ट्री से लेकर डील तक की खबर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में छाई रही। वैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई अहम समझौते हुए, लेकिन जो सबसे खास है वो है ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम का आयात। दरअसल बात भरोसे की है और इस भरोसे ने जियोपॉलिटिकल में भारत की एक नई भूमिका लिख दी है। Prime Minister Modi, my friend, welcome to marvellous Melbourne. प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज़ी जब बोलते हैं तो भारतीयों के दिल और दिमाग में छा जाते हैं। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए एक के बगल में 1-2 नहीं हो रहा, एक के बगल में 11 हो रहा है। And please join with me in welcoming my friend, Prime Minister Narendra Modi. ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न एक ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बना। राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम की एक लहर से उठी जब मेलबर्न मीट्स मोदी प्रोग्राम में मोदी मोदी और भारत माता की जय के उद्घोष से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। बीते 12 वर्षों में भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती एक ऐसी भरोसेमंद साझेदारी में बदली है जो 1 और 1 2 की नहीं बल्कि 1 और 1 11 की है। इसकी चर्चा पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज के द्विपक्षीय वार्ता के दौरान खूब हुई। Our voices is more than 1 + 1 = 2 in this case because we are reliable partners in the global forums. I think we can do so much more together. एक्सेलेंसी, आपने सही कहा, एक के पास 1 है तो 2 होता है, लेकिन एक के साथ 1 होता है तो 11 हो जाता है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए एक के बगल में 1-2 नहीं हो रहा, एक के बगल में 11 हो रहा है। 1 और 1 11 की मित्रता ग्लोबल मंच पर नई सुर्खियां बनी और भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती और डील की खबरें दुनिया की मीडिया में छा गईं। लेकिन जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है वो है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई यूरेनियम डील की। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को ऊर्जा सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम का शांति उद्देश्यों के लिए भारत में आयात करने का रास्ता खुल गया है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक ऊर्जा समझौता हुआ और अब ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम भारत आएगा। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मित्रता सूत्र है परस्पर भरोसा और विश्वास। इसी सूत्र ने ग्लोबल लेवल पर भारत के शानदार दोस्त बनाए हैं।
विश्व देख रहा है कि आज के दौर में भारत तमाम वैश्विक चुनौतियों के बाद भी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिसे ग्लोबल एक्सपर्ट दुनिया का ग्रोथ इंजन बता चुके हैं। तो आज के मौजूदा दौर की दो बड़ी तस्वीरें यही हैं। एक तरफ ईरान अमेरिका सीजफायर का टूटना, दुनिया में घोर अविश्वास का फैलना, तो दूसरी तरफ भविष्य के रास्ते तैयार करते दोस्त, शांति समृद्धि से भरे समझौते। भारत का सामर्थ्य जितना बढ़ता है उसका फायदा पूरी मानवता को होता है। हमारे संस्कार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी रहे। यही शाश्वत संस्कार आज भी भारत की पॉलिसीज और एक्शंस को प्रेरित करते हैं। असल बात भरोसे की ही है, असल बात प्रतिबद्धता की है, असल बात उस विश्वास की है जो विश्व को शांति की तरफ ले जाए। और इसमें रत्ती भर भी शक नहीं कि पीएम मोदी ग्लोबल मंच पर शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और पारदर्शिता समझाने में सफल रहे हैं। While we are separated by an ocean, we are indeed the closest of friends. Today marks the next era in our partnership as we are reminded that we need to continue our ongoing work. बीते 12 वर्षों के मोदी के संकल्प और विजन से बदले नए भारत ने दुनिया भर में फैले भारतीयों को गर्व से भरा है। 30,000 की क्षमता वाले मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में मोदी से मिलने उमड़ी भीड़ उसी गौरव से भरी दिखी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू हुआ दोस्ती और डील का सफर भरोसे के मंत्र पर 40 देशों तक पहुंच चुका है। मैं अकेला ही चला था, जानिब ए मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवां दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का 28% यूरेनियम भंडार है। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया न तो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है, न ही हथियार बनाता है, बल्कि सारा यूरेनियम वो निर्यात करता है। अब जो यूरेनियम भारत ऑस्ट्रेलिया से आयात करेगा, इससे करीब 1.5 अरब की आबादी वाला भारत 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता को स्थापित करना चाहता है। मोदी का विजन केवल ज्यादा बिजली पैदा करना नहीं है, बल्कि भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर, स्वच्छ और वैश्विक ऊर्जा शक्ति बनाना है। आपको याद होगा कि अप्रैल महीने में एक बड़ी उपलब्धि भारत के वैज्ञानिकों ने हासिल कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जब भारत ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR में क्रिटिकलिटी हासिल की थी। तमिलनाडु के कलापक्कम रिएक्टर में ये कमाल हुआ था। पूरी दुनिया में रूस के बाद सिर्फ भारत वो देश है जिसने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्रिटिकलिटी हासिल की, जिसमें यूरेनियम के बजाय थोरियम का इस्तेमाल कर बिजली प्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन अभी इसका दूसरा चरण ही पूरा हुआ है, यानी प्रोजेक्ट तीसरे और आखिरी चरण में एंटर कर चुका है। भारतीय वैज्ञानिकों ने PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाकर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के उस सपने को पूरा किया जो उन्होंने करीब 70 साल पहले यानी 1950 के दशक में देखा था। भारत के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1954 में सबसे पहले PFBR की थ्योरी दी थी। नवंबर 1954 में भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक समिट बुलाई गई जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। इस समिट में डॉक्टर भाभा ने प्रधानमंत्री नेहरू के सामने पहली बार 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की थ्योरी पेश की।
डॉक्टर भाभा ने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की थ्योरी इसलिए दी थी क्योंकि भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है और थोरियम सबसे ज्यादा। इसलिए डॉक्टर भाभा ने थोरियम से चलने वाले रिएक्टर बनाने का सपना देखा था। लेकिन समस्या यह थी कि थोरियम 232 को सीधे ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। थोरियम को पहले यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है, इसके बाद इसे ईंधन के रूप में यूरेनियम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। 1958 में भारत सरकार ने डॉक्टर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू किया। तब से भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तमाम रिसर्च और प्रयोग करने में जुटे थे। और इसी साल अप्रैल महीने में भारतीय वैज्ञानिकों ने डॉक्टर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का दूसरा स्टेज पूरा करते हुए तीसरे स्टेज की तरफ कदम बढ़ा दिया। भारत की वैज्ञानिक और आर्थिक क्षमताओं को तो दुनिया देख ही रही है। अब बात महासागर में चीन के विस्तारवादी विचारों को काउंटर करने की भी है। साथियों, इंडो पैसिफिक केवल 2 महासागरों का संगम नहीं है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के शेयर्ड एस्पिरेशंस का भी प्रतीक है। रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए आज हमने एक महत्वपूर्ण जॉइंट डिक्लेरेशन जारी की है। हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। दोस्ती की एक शानदार केमिस्ट्री से भू राजनीतिक स्थितियों और चुनौतियों से भी निपटने की कोशिश है और ग्लोबल लेवल पर इंडो पैसिफिक रीजन से निकलते संदेश पर दुनिया की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बात मॉनसून की करते हैं। मॉनसून अभी शुरू हुआ है लेकिन गजब बवाल मचा रखा है। नदियां ऐसे विकराल हो रही हैं मानो जुलाई होने का इंतजार ही कर रही थी। मकान दरकना शुरू हो गए हैं, जमीन धंसने लगी है। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो करोड़ों रुपए को एक झटके में बर्बाद कर दे रही हैं। आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान की ये सैलाबी रिपोर्ट। आसमानी तबाही कहिए या कुदरत की नाराजगी, हिंदुस्तान का कोना कोना ऐसी तस्वीरें देखकर कांप रहा। मॉनसून के शुरुआती दौर में ही नदियां विकराल हो चली हैं। सोचिए सैलाब पीक पर होगा तो कितना खौफनाक होगा। बहुतों के लिए बारिश में मकान गिरने की यह तस्वीर आम होगी, लेकिन कल्पना कीजिए इस भरभरा कर ढहते मकान के अंदर लोग फंसे होते तो कितना दर्दनाक मंजर होता। गनीमत यह थी कि प्रशासन ने आसपास के कई ठिकानों और इस मकान को खाली करवा लिया था, वरना जिस तरह होटल बनाने के लिए खोदी गई जमीन की वजह से आशियाना तबाह हो गया, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि उत्तराखंड के जिस तिहरी गढ़वाल में बारिश बर्बादी लेकर आती है, वहां होटल खड़े करने की जिद पर हादसे को क्यों जन्म दे। दिल्ली के पास गाजियाबाद के वसुंधरा की तस्वीर देखिए। पहली बारिश में इस सड़क में गड्ढा हुआ और उसके अंदर कार समा गई। एक स्कूटर भी उसमें समाधि लेने लगा। राहत की बात यह रही कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह सड़क का 10 फीट का गड्ढाकरण हुआ वो हैरान कर देने वाला। महाराष्ट्र के रायगढ़ की इन तस्वीरों को देखकर हर किसी का दिमाग ठनका है। कोई सिलेंडर की गिनती कर रहा, कोई इनके नदी में बहने का सोर्स पूछ रहा, कोई ये जानना चाहता है आखिर ऐसा क्यों हुआ। हालांकि जो कुछ इसमें दिखाई दे रहा वो इतना बताने के लिए काफी है कि सैलाबी तबाही बहुत डेंजरस हो चली। आपदा को अवसर बनाने की जुगत में लगे लोगों ने सिलेंडर को किसी तरह बहने से रोक भी लिया, लेकिन प्रशासन ने साफ साफ कह दिया बरामद किए गए सिलेंडर पास की गैस एजेंसी में जमा करा। बताया जा रहा तेज बारिश के बाद सिलेंडर के बॉटलिंग प्लांट में लबालब पानी भर गया और फिर 3000 सिलेंडर पाताल गंगा नदी में बहते चले गए। खाली हो या भरे सिलेंडर, सबकी रफ्तार और दिशा एक जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिलेंडर ना होकर लाल रंग के छोटे मोटे पत्थर बन गए।
महाराष्ट्र के रत्नागिरी का ये डरावना वीडियो देखिए। ये लड़के किसी नदी नाले में नहीं फंसे, बल्कि सड़क पर उतर आए झरने के रौद्र रूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सधे हुए कदमों के साथ ये मौत को मात देने की कोशिश करते हैं और आखिरकार उसमें सफल हो जाते हैं। मगर जिस तरह झरना अपना रास्ता छोड़कर सड़क पर उतर आया, उसने टूरिस्ट के जहन में खौफ पैदा कर दिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आए अलग अलग वीडियो ने भी डर पैदा किया। कहीं सैलाब किनारों से टकरा रहा, कहीं पुलों को ध्वस्त करने पर आमादा है। पेजर नाले में आई भीषण बाढ़ की वजह से 100 फीट लंबा लोहे का पुल जलमग्न और असुरक्षित हो गया। लोग उफान की वजह से इस रास्ते पर गुजरने से डर रहे। चिंता इस बात की सता रही कि कोई और विपदा इस संकट को बढ़ा न दे। वैसे इस वक्त संकट में सबसे ज्यादा गुजरात का सूरत है। 2 दिनों से बारिश रुकी है, मगर जो पानी भरा है वो घटने का नाम नहीं ले रहा। सूरत की टेक्सटाइल मार्केट को इतना नुकसान हुआ कि शुरुआती आकलन लगाना मुश्किल हो गया। बताया जा रहा है कि इस टेक्सटाइल मार्केट में करीब 70,000 दुकानें प्रभावित हुई और लाखों साड़ियां यहाँ के बेसमेंट में किस हाल में होंगी, कोई अंदाजा नहीं। और अभी हम सूरत में खड़े हैं और सूरत के जो सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है, जो इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है, वहाँ पर हम खड़े हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसमेंट में बारिश रुकने के 2 दिन बाद भी यहाँ पर पानी नहीं उतरा है। अभी हम यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर है और ये बेसमेंट का आपको दिखा दे। जो बेसमेंट है वो पूरा पानी का भरा हुआ है। और यहाँ से थोड़ा आगे देखिए, यहाँ से ये सारी दुकानें हैं। ये जो आप देख सकते हो वो 10-10 फुट तक पानी भरा हुआ है। नीचे सारी जितनी भी दुकान है वो अभी तक पूरी डूबी हुई है। अंदर पानी अभी तक उतरा नहीं है। अभी उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं बना है, जिसकी वजह से अंदर जितना भी माल सामान सब कुछ पड़ा था, जिन लोगों का जो भी सामान पड़ा हुआ था सब कुछ बह गया है। और सब कुछ गीला होने की वजह से टेक्सटाइल में भी काफी नुकसान हुआ है। बहुत माल साड़ी, इसमें कम से कम नहीं तो 1 लाख साड़ी फंसा हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? सब रेडी साड़ी है। 5-6 करोड़ से प्लस नुकसान है। केवल कपड़ा का खाली वर्क किया हुआ सब रेडी माल पड़ा था नीचे। एकाएक बारिश होने के कारण कुछ दिमाग में आया ही नहीं। बरसात एक साथ गिरना और टाइम स्पैन कम रहने की वजह से पानी का फ्लो बढ़ गया। जो खाड़ी है, खाड़ी भी इतनी ओवरफ्लो चल रही थी तो उसने पानी नया लिया नहीं, और उसने पानी नहीं लिया, कुदरत का पानी चालू था। उस कारण से जो मार्केटों के अंदर जो बेसमेंट्स है, जो अंडरग्राउंड की दुकानें हैं, वो दुकानों के अंदर पानी भर गया। पानी का फ्लो एकदम से बढ़ गया, चारों तरफ से पानी आना चालू हो गया। हम जैसे तैसे जान बचा के बाहर निकले हैं। इसके लिए शटल खाली लगा के आए हैं। पूरा के पूरा पानी फिर बाद में भर चुका है। मोटर की व्यवस्था की गई है, पर अभी समय लगेगा और मारने का। ये वीडियो केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन का है। पटरी के पास मलबा गिरा है, वो बारिश की देन है। और ये बड़ा हादसा होते होते तब रह गया जब स्टेशन का करीब 1 दशक पुराना ऐतिहासिक क्लॉक टावर भरभरा कर गिर पड़ा। मामला गुरुवार सुबह का है। रेलवे कर्मचारियों ने इमारत को गिरते देखा तब कोझिकोड कन्नूर पैसेंजर ट्रेन ठीक उसी प्लेटफॉर्म से रवाना होने वाली थी। एक तरफ हिंदुस्तान में सैलाबी सितम है, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कम बारिश हुई है। मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अलावा बिहार में फिलहाल सामान्य से कम बारिश हुई है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और गोवा भी सामान्य से कम बारिश देख रहे हैं। वैसे जिस तरह पूरे देश को मानसून ने कवर कर लिया है, वो बता रहा कि आने वाले दिन महातबाही के रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। राम मंदिर में कितना सोना चांदी चोरी हुआ, कितना चढ़ावा चोरी हुआ, हम और आप इसी को ढूंढते रहे। लेकिन एक पूर्व सरकारी बाबू ऐसा लुटेरा निकला जिसने यूपी का करोड़ों रुपए लूट लिया। पूर्व ARTO ललित कुमार के लखनऊ वाले घर में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की तो करोड़ों रुपए नगद मिले। 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी बरामद हुई है। सवाल है, करीब 1 लाख रुपए मंथली सैलरी वाले ARTO के पास इतनी दौलत आई तो आई कहां से? प्रॉपर्टी इतनी आई तो आई कहां से? स्पेशल रिपोर्ट देखिए इस पर। करोड़ों के नोटों की गड्डियां, 13 किलो सोने के बिस्किट, 9 किलो चांदी की ईंट और सिक्के, करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज। ये तस्वीरें किसी कारोबारी के वॉल्ट की नहीं है, ये किसी बैंक का स्ट्रांग रूम नहीं, ये यूपी के एक रिटायर्ड सरकारी अफसर के घर की तस्वीर है।
कमरों के अंदर से निकलते नोटों के बंडल, अलमारियां खुली तो सोना बरसा, दस्तावेज निकले तो करोड़ों की जमीन जायदाद सामने आ गई। हर बरामदगी मानो ये सवाल पूछ रही थी कि आखिर सरकारी नौकरी में बेशुमार दौलत आई कहां से। एक पूर्व सरकारी अफसर के घर से ऐसा खजाना निकला कि विजिलेंस की टीम भी दंग रह गई। लखनऊ के बेहद पौश माने जाने वाले अलीगंज इलाके में ये उनका आवास है, आपको दिखाते हैं। ललित कुमार वर्मा इनका नाम है। ये रिटायर्ड ARTO ऑफिसर है। ये जो मकान है, देखिए इस पर लिखा बकायदा ललित कुमार सुनीता वर्मा, C143 सेक्टर E, चंद्रलोक कॉलोनी, अलीगंज। ये पता है अलीगंज का। जब विजिलेंस विभाग की टीम यहाँ पहुँची तो उसे यहाँ पे कैश, ज्वेलरी, सोने और चांदी के बिस्किट, ईंटें और बहुत सारे प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स मिले। आगरा में तैनात रहे पूर्व सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी यानी ARTO ललित कुमार के लखनऊ स्थित चंद्रलोक कॉलोनी वाले घर पर अदालत से सर्च वारंट लेकर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। ललित कुमार के खिलाफ पहले से आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज था। 2 दिन चली कार्रवाई में घर का कोना कोना खंगाला गया और जैसे जैसे तलाशी आगे बढ़ी वैसे वैसे कुबेर का खजाना बाहर आता गया। धन कुबेर के घर से छापेमारी में क्या क्या बरामद हुआ वो भी जान लीजिए। घर के अलग अलग हिस्सों में पैकेट में छिपा कर रखा गया 1,62,00,000 रुपए कैश, 13 किलो सोना जिसमें सोने के बिस्किट और गहने जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है, 9 किलो चांदी की ईंट, सिक्के और गहने, करीब 35 करोड़ की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली में जमीन और नोएडा में फ्लैट के दस्तावेज, डाकघर योजनाएं, म्यूचुअल फंड और FD के दस्तावेज, टोयोटा इनोवा और हुंडई की कारें और एक रिवॉल्वर। बताया जा रहा है कि इस खुलासे के बाद पूर्व ARTO की बाकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। सोचिए, यूपी का एक ARTO जिसकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए प्रति माह होती है, उसके पास करोड़ों का कैश और सोना चांदी मिलना वाकई कई सवाल खड़े करता है। अभी तक जो बरामदगी हुई है, जितने कैश और जो ज्वेलरी और सोने और चांदी की ईंटें बरामदी हुई है, उनकी कीमत करीब 35 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन जब इन फ्लैट्स की, इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन होगी तो वो और भी ज़्यादा होगी और कहा जा रहा है कि ये 50 करोड़ से ज़्यादा का मामला है। हालांकि ये RTO ऑफिसर रहे हैं, इनकी तैनाती जो आखिरी तैनाती थी वो आगरा में थी और इनके खिलाफ आय से अधिक की संपत्ति का मामला था जो विजिलेंस विभाग जांच कर रही थी। और उसी जांच के तहत जो है विजिलेंस विभाग जो है कल परसों 2 दिन, परसों और कल यहाँ पर रेड की और तमाम प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स, तमाम ज्वेलरी और तमाम जो है सोने और चांदी की ईंटें, बिस्किट और कैश जो है यहाँ से बरामद किया है। फिलहाल पूरे मामले में जाँच अभी भी जारी है। काली कमाई का धन कुबेर ललित कुमार रायबरेली का रहने वाला है और शहर के मिलन सिनेमा के पास भी उसकी कोठी है। ललित कुमार साल 2001 से 2003 तक RI के पद पर रायबरेली में कार्यरत था, जिसके बाद रायबरेली में ही वो रोडवेज में फोरमैन के पद पर तैनात रहा। जांच में सामने आया है कि ललित कुमार की लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, नोएडा में करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ललित कुमार के प्रॉपर्टी की जो लिस्ट सामने आई उसे जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जांच में सामने आया कि ललित कुमार का लखनऊ के अलीगंज में C1453 नंबर घर, लखनऊ के ही अलीगंज में C145 नंबर घर, लखनऊ के ही अलीगंज में तीसरा घर, पता 532/491, लखनऊ के मोहनलालगंज में 1631 नंबर प्लॉट, लखनऊ के मोहनलालगंज चौरहिया में कृषि भूमि, मोहनलालगंज के ग्राम बेगरिया में दूसरी कृषि भूमि, लखनऊ के बालकगंज में प्लॉट खसरा नंबर 1321, लखनऊ के इस्माइलगंज में आवासीय प्लॉट, लखनऊ वृंदावन योजना में आवासीय प्लॉट, पता 10C/40, लखनऊ अंसल API में फ्लैट नंबर 3002, महेश्वरी इंफ्राटेक नोएडा में फ्लैट बुकिंग, आम्रपाली स्प्रिंग मीडो नोएडा में फ्लैट बुकिंग, बाराबंकी जिले के जीतपुरवा में कृषि भूमि, बाराबंकी के ग्राम जौंतपुखा में कृषि भूमि, रायबरेली के ग्राम सहगों कोटी नूर मार्केट में कृषि भूमि है।
ग्रेटर नोएडा में मौजूद है। आप मेरे पीछे ये सोसाइटी देख सकते हैं, ललित कुमार की प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है। जब ये जांच की जा रही थी तो उनके घर पर 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, करोड़ों रुपए, इसके साथ ही साथ कई चल अचल संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि ललित कुमार के नाम पर लखनऊ, नोएडा, बाराबंकी में कई प्लॉट, मकान, फ्लैट, कृषि भूमि से जुड़े हुए दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावों के बीच ये बरामदगी बताती है कि सिस्टम में कुछ लोग सरकारी कुर्सी को कमाई की मशीन बना बैठे हैं। अब सवाल सिर्फ इतनी दौलत मिलने का नहीं, सवाल ये भी है कि ये काला साम्राज्य आखिर कितने साल तक किसकी नजरों से बचा रहा। ये तमाशा बना हुआ है इस देश में। आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपकी सोशल सिक्योरिटीज क्या है? ऑलमोस्ट जीरो। और ऊपर से सरकार की नजर कमोबेश आपकी आधी इनकम यानी टैक्स पर होती है। और वहीं ARTO जैसे ये भ्रष्ट अफसर जिनके घरों से करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद होती है, और बाद में इनका क्या होगा, ये यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब सिस्टम में किसी के पास नहीं है। ललित कुमार की इस काली कमाई के खुलासे के बाद समाजवादी पार्टी BJP सरकार पर हमलावर है। दावा कर रही है कि दूसरे अधिकारियों के पास इससे भी ज्यादा संपत्ति है। उत्तर प्रदेश की सरकार में अधिकारी मस्त है और जनता त्रस्त है। जिस तरह से अधिकारी लूट का अड्डा बना लिए पूरे प्रदेश को, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, सबका हक और हकूक मारने का काम इस सरकार के मंत्री और इसके अधिकारी कर रहे हैं। अभी तो वहाँ की जांच हुई। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, और सरकार की हैसियत है तो बनारस के ARTO की जांच करा लीजिए, मिर्जापुर, सोनभद्र के ARTO की जांच करा लीजिए, और उनके घर से इनके घर का 10 गुना पैसा न बरामद हो जाएगा तो उस दिन जो कहिएगा मैं हार जाऊंगा। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में ललित कुमार जैसे कितने सरकारी बाबू हैं जो इस तरह काली कमाई से धन कुबेर बन बैठे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच सिर्फ बरामदगी तक सीमित रहती है या फिर उस काले साम्राज्य के पूरे नेटवर्क तक पहुंचती है। उधर बिहार में पूर्वी चंपारण पुलिस ने कथित जाली नोट और संगठित ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। मोतिहारी के भूपतपुर और कल्याणपुर में छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए के कथित जाली नोट, 13 लाख रुपए नकद, 38 कथित सोने के बिस्किट, हथियार, कारतूस और एक वाहन बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक सुलेमान अंसारी और इम्तियाज के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। जांच में सामने आया कि गिरोह लोगों को कम समय में रकम 3 गुना करने का झांसा देकर ठगी करता था। फिलहाल पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और चलिए बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी की। राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके अनिल मिश्रा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनकी भूमिका 3 तरफ से सवालों के घेरे में आ चुकी है। पहले तो SIT जांच में वो रडार पर हैं, उसके बाद चंपत राय ने भी उनकी गतिविधियों पर सवाल खड़े किए हैं, और लेटेस्ट जो खुलासा हुआ है गिरफ्तार आरोपियों ने किया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान कुछ आरोपियों ने यह बताया कि उन्हें राम मंदिर में पैरवी पर नौकरी मिली थी और इसके लिए उन्होंने अनिल मिश्रा का नाम लिया। अब SIT टीम ये पता लगाएगी कि गिरफ्तार आरोपियों का अनिल मिश्रा से आखिरकार कितना पुराना कनेक्शन है या किसी तरह का कोई रिश्तेदारी तो नहीं। इससे पहले ये खबर भी सामने आई थी कि मंदिर में नौकरी दिलाने के नाम पर कटमनी का खेल चल रहा था और ये पैसा ट्रस्ट से जुड़े एक पदाधिकारी लिया करते थे। लेकिन क्या ये नाम अनिल मिश्रा का है? इस पर कोई आधिकारिक बयान फिलहाल तो सामने नहीं आया, लेकिन अनिल मिश्रा के फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पहले ही ये कह चुके हैं कि वो अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर अपना बयान देंगे। तो सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या अनिल मिश्रा गिरफ्तार होंगे? ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन हो सकता है? दरअसल राम मंदिर के वित्तीय मामलों और नकद चढ़ावा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की ही थी। मंदिर में आए दान की गिनती तय नियमों के अनुसार कराने का जिम्मा भी उन्हीं के कंधों पर था। चढ़ावा गिनने के लिए बैंक के साथ जो SOP बनाई गई थी उनमें ट्रस्ट की तरफ से प्रतिनिधि अनिल मिश्रा थे। ऐसे में नियमों की शिथिल होने के चलते उन पर गाज गिर सकती है। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया कि अनिल मिश्रा ने रुपए गिनने वाले कर्मियों के ड्रेस कोड, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और तलाशी से जुड़े नियमों पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि ये उन्हीं के हिसाब से तय हो रहे थे। एक वजह यह भी है कि गणना केंद्र से दान चोरी पर उनकी तरफ से ट्रस्ट को कोई ठोस लीड
पहले नहीं दी गई, यानी चंपत राय ने अपनी तरफ से अंदरूनी तौर पर एक्शन लिया, लेकिन इन सब चीजों का जिम्मा होते हुए भी अनिल मिश्रा साइलेंट मोड में रहे। अनिल मिश्रा को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उनका राम मंदिर में जाना अब बंद हो गया है। हालांकि जांच पूरी होने तक अयोध्या में रुकने के लिए निर्देशित किया गया है। हालांकि क्या इस दौरान उन्हें फिर से पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा, ये फिलहाल क्लियर नहीं किया गया है। पूरे मामले पर सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिसर में जिन लोगों को काम मिला हुआ था, उनके सबके सीडीआर निकाले जाएं। और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे, और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। पीओजेके से खौफ खाए मुनीर ने लॉकडाउन लगा दिया है। मार्केट बंद, बैंक बंद, नौकरी पेशा सब ताला। क्या मुनीर का ये ट्रिक अब काम करेगा, या अल्टीमेटम के बाद अब आर पार की तैयारी है? कहीं ऐसा तो ना हो कि पाकिस्तान पर मंगल भारी पड़ जाए और इतिहास रिपीट हो जाए। क्यों कह रहे हैं ऐसा, देखिए जरा। जिस पीओके के भरोसे पाकिस्तान अपनी रोजी रोटी चलाता है, जिसके संसाधनों का इस्तेमाल कर मुनीर अपने बाजुओं को हवा में लहराता है, जिसके बलबूते पाकिस्तान दुनिया के सामने डील की टेबल तक पहुंचने का सपना देखता है, आज वहां आखिरी हुंकार भर दिया गया है। मुनीर फौज के जुल्म से परेशान है। पीओजेके ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। शहबाज सरकार को दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। ऐलान जंग का बिगुल फूंक दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक ही हुआ है। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलाकोट या कोटली, हर जगह मुनीर की आर्मी ने ऐसा कहर बरपाया कि अवाम के सब्र का बांध टूट गया है। विद्रोह की आवाज बुलंद है और इस बार कॉल फुल एंड फाइनल है। पाकिस्तान के हुक्मरान को इस बात का अंदेशा बहुत परेशान जो कर रहा है कि कहीं पीओजेके हाथ से ना निकल जाए। दुनिया के सामने झूठ का चूरन बेचने वाला मुनीर एक्सपोज हो चुका है। फेक नैरेटिव फैलाकर पीओके की जनता को बरगलाने वाले खेल का भंडाफोड़ हो गया है। और जब फील्ड मार्शल को अपनी बर्बादी नजर आने लगी है तो अपने चमचों को एक्टिव कर दिया है। अगर यही हाल रहा तो जल्द ही वो दिन भी आ जाएगा जब मुनीर को अपने सिर पर पैर रखकर भागना पड़ेगा। जिस फौज के बलबूते पीओजेके में हिटलर शाही चला रहा है, वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।